एक लंबी सियासी उठापटक के बाद शहबाज सरकार पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत और चीन के रिश्तों पर भी बात कही। ऐसे में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते जग जाहिर है, लेकिन गौर देने वाली बात है कि अब नई सरकार पाकिस्तान में जो आ चुकी है इस वक्त, उसके चीन के साथ क्या रिश्ते रहेंगे। इस पर बोलते हुए उन्होंने चीन की खूब तारीफ करी। इसी के साथ ही उन्होंने चीन को पाकिस्तान का वफादार और हमसाया दोस्त तक बताया। चीन पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है। इमरान खान सरकार से भी चीन के रिश्ते बहुत अच्छे थे। हाल ही में जब चीन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तब चीन ने उद्घाटन समारोह में बतौर मेहमान इमरान खान को आमंत्रित भी किया था, जो इमरान खान और शी जिनपिंग की करीबियों को साफ झलकाता है। इमरान खान ने अपने इस दौर में पाकिस्तान में चीनी निवेश पर चर्चा की थी। ऐसे में इमरान खान के सत्ता से चले जाने के बाद भी चीन पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि चीन के ग्लोबल टाइम्स की माने तो रिश्ते और बेहतर होंगे। यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब चीन की सीपेक परियोजना को उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मंजूरी दी थी। मार्च 2017 में नवाज शरीफ ने परियोजना की तारीफ करते हुए कहा था कि ये परियोजना क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगी। वहीं इसमें चीनी निवेश की हर पाकिस्तानी सेना को जरूरत पड़ती आई है। ऐसे में चीन के साथ पाकिस्तान के हर सरकार ने रिश्ते बेहतर रखने की कोशिश की है, चाहे वो पुरानी नवाज शरीफ की सरकार हो या फिर इमरान खान की अभी हाल ही में हुई सरकार। ऐसे में नई शहबाज सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि वो चीन के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने पर जोर देगी। हालांकि गौर देने वाली बात है कि कोई भी सरकार पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन उसके रिश्ते चीन के साथ अच्छे ही रहे हैं, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की सरकार को चीन के हाथ की जरूरत पड़ती आई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पथराव पर जो प्रशासन ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया था, उसे लेकर राज्य सरकार गिर गई है। इस बीच ये भी सामने आया कि जिन घरों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ा गया था, उनमें से एक घर पीएम आवास योजना के तहत बनाया गया था। खरगोन में रविवार को हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने खरगोन के 4 इलाकों में 16 घर और 29 दुकानों को अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया था। इसमें से 12 घर खसखसारवाड़ी इलाके में थे। एक अखबार के मुताबिक जिन घरों को तोड़ा गया, उनमें बिरला मार्ग पर स्थित एक घर पीएम आवास योजना के तहत बना था। बिरला मार्ग पर फखरू मोहम्मद पठान के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। उनके निधन के बाद उनकी विधवा हसीना को ये घर ट्रांसफर किया गया था। यह आवास योजना के तहत 1-1 लाख की 2 किस्त और 50,000 की तीसरी किस्त जारी हुई थी। बता दें कि खरगोन में रामनवमी वाले दिन जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, जिसमें एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए थे। जिसके बाद प्रशासन ने यूपी की तरफ बुलडोजर वाली कार्रवाई करते हुए अवैध घरों और दुकानों को गिराया था और इनको पथराव करने वाले आरोपियों से संबंधित बताया गया था। इन दिनों पूरा देश भीषण गर्मी से तप रहा है। ज्यादातर राज्यों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। अप्रैल के महीने में ही मई और जून वाली गर्मी पड़ रही है। दिन के समय में तेज धूप मानो आसमान आग बरसा रहा हो। बढ़ते तापमान के साथ लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ रही है, चाहे फिर वो महंगाई की बात हो या फिर गर्मी की बात हो। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हीट वेव की संभावना जताई है। आईएमडी के पूर्व अनुमान के अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में भीषण लू चलने की संभावना है। देखिए, मौसम विभाग ने तो दिल्ली में भी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री रहने की उम्मीद जताई है। इसी बीच राहत भरी खबर ये है कि पूर्व उत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से बारिश होने की संभावना है। ऐसे में देखना ही होगा कि आम जनता को इस गर्मी से राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, या फिर ऐसे ही इस भीषण गर्मी से तपना पड़ेगा। बढ़ती गर्मी के बीच पावर कट से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का दावा है कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी इस वक्त नहीं है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जानकारी दी है और बताया है कि इस वक्त प्रदेश में करीब 6000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है और तकरीबन इसी के आसपास बिजली की डिमांड है। रणजीत चौटाला ने कहा कि खेदड़ के पावर प्लांट की एक यूनिट में तकनीकी खराबी आने के चलते खराब हुई थी, लेकिन उसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही रंजीत चौटाला ने ये भी जानकारी दी है कि प्रदेश में अडानी से जो 1400 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिलती है, फिलहाल किसी विवाद के चलते वो नहीं मिल रही है। रंजीत चौटाला ने कहा कि अडानी ग्रुप के साथ जो विवाद है उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। रंजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लोगों को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली मुहैया करवाई जा रही है और पूरे इंतजामात बिजली को लेकर किए गए हैं। काबिल गौर है कि पिछले करीब एक सप्ताह से प्रदेश में बिजली के पावर कट से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब में पावर कट से लोग बुरी तरह से परेशान हैं और ऐसे में हरियाणा के लोगों को भी चिंता सता रही है कि पंजाब की तरह हरियाणा में इतने ज्यादा पावर कट उनको ना सहने पड़े। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज करनाल पहुंचे। करनाल में ग्रीवेंसिंग कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे और कमेटी के दौरान अगर मीटिंग में 13 शिकायतें रखी गई थी, 13 में से 9 शिकायतों पर मंत्री ने कार्रवाई की और उनका कहीं ना कहीं निदान भी हुआ। उसी के साथ मीडिया से बात करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार 134 की जगह दूसरी तरह से एक नई पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में बनी है सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करती हैं। वहीं दिल्ली की आम आदमी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उनका कहना था अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां क्यों नहीं विधायकों की पेंशन को लागू करते। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक बिजली के कर्मचारी जो जेई था उसको भी सस्पेंड कर दिया। पहाड़ी राज्य हिमाचल में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जोड़ तोड़ और गठजोड़ का खेल लगातार जारी है। बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल आप के प्रभारी सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एससी मोर्चा के सदस्य रहे हरमेल धीमान के साथ कसौली के मंडल अध्यक्ष रहे देवराज समेत कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण करते हुए इन नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इनकी अनदेखी हुई है और ऐसे में इन्होंने अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। इससे पहले बीजेपी ने भी कई आम आदमी पार्टी के अधिकारियों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवा लिया था। इसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश में तोड़जोड़ का ये जो खेल है वो लगातार जारी है और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह दावा किया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें गर्माहट देखने को मिल रही है और गर्मी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस जोड़ तोड़ के खेल से कोशिश की जा रही है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल की सियासत और सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 30 बीजेपी कार्यालय का कल उद्घाटन होगा और अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर जयंती को काफी उत्साह के साथ बीजेपी कार्यालय में मनाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत और 2 लोकसभा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में कल अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, तो वहीं गुरुग्राम के इस भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने जेपी नड्डा पहुंचेंगे। साथ ही साथ इस कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। वहीं इस कार्यालय में जो सभागार बनाई गई है उसका नाम अंबेडकर सभागार रखा जाएगा। फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले इक्का दुक्का कोरोना के मामले आ रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 10 से भी अधिक होती जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और कोरोना को फरीदाबाद में बढ़ने से कैसे रोका जाए इस पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर लोगों से अपील करते हुए डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ लोगों से सहयोग की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करें ताकि सरकार द्वारा जो कोरोना के बीच राहत दी गई है उस राहत को इसी तरह बरकरार रखा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज को लेकर भी लोगों से अपील की कि वे अपने नजदीक सरकारी या निजी अस्पतालों में जाकर बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं ताकि कोरोना के खिलाफ फरीदाबाद वासी जंग जीत सके।
कोरोना संक्रमण अब बच्चों में पांव पसारता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर छोटे बच्चों में कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों को दहशत से भरना शुरू कर दिया है। चौथी लहर की आशंका लोगों के मन में घर करने लगी है। गाजियाबाद के बाद नोएडा के स्कूलों में भी कोरोना संक्रमण दस्तक देता दिखाई दे रहा है। नोएडा के डीपीएस स्कूल में 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 26 स्टूडेंट्स अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं गाजियाबाद में सेंट फ्रांसिस स्कूल और केआर मंगलम स्कूल में भी कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। सेक्टर 30 में स्थित डीपीएस में कक्षा 10 और कक्षा 8 के बच्चों को भी कोरोना हुआ है। इन दोनों कक्षाओं में सामान्य रूप से पढ़ाई बंद करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। स्कूल की अन्य कक्षाएं जारी रहेगी, लेकिन अभिभावक इन्हें भी बंद कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने स्वास्थ्य विभाग और निजी स्कूलों पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। शारीरिक रूप से अक्षम होना कोई अभिशाप नहीं है। अगर आदमी के करने के मन में हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है फरीदाबाद के एक दंपत्ति ने। कोरोना काल में जब उनका काम छूट गया तो उन्होंने एक अचार का काम जो है यहाँ पर शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने लोन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अप्लाई किया लोन, और लोन उनका हो गया। 3 लाख रुपए का लोन लेकर उन्होंने अपने अचार का काम शुरू किया। एक छोटी सी कंपनी लगाई, जिसके बाद उन्होंने मेहनत करके अपने ब्रांड को काफ़ी अच्छा बना दिया, और आज आत्मनिर्भर जो है दोनों दंपत्ति जो पति पत्नी हैं वो बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब आदमी के करने के मन में हो तो वो किसी भी सीमा तक जा सकता है और अपने आप को उठा सकता है। यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने खाद्य विभाग के सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। 20,000 रुपये मांगने के आरोप में टीम ने किया गिरफ्तार। दरअसल टीम को एक व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि उसके बिल पास करवाने के एवज में जो सब इंस्पेक्टर है खाद्य विभाग का रजनीकांत, उसके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की जा रही है, और उसके द्वारा विजिलेंस की टीम को एक रिकॉर्डिंग भी पेश की गई थी, जिसके आधार पर 8 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। अब उस मामले में पूछताछ कर जो विजिलेंस की टीम है उसने जो फूड सप्लाई विभाग का सब इंस्पेक्टर है रजनीकांत, उसको गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एक शिकायतकर्ता परवीन नाम का है, जो पानीपत के अंदर उसकी एक फर्म है ट्रांसपोर्ट से संबंधित, उसके अंदर जो है PDS स्कीम के तहत वो राशन वितरण का भी काम करता है, और उसी को लेकर जो है 29 लाख रुपए का जो एक बिल पेंडिंग था, उसी के एवज में सब इंस्पेक्टर द्वारा जो है उससे जो 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी, और उसके जब फ़ोन पर ये बातचीत की गई तो उसके द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा ये रिकॉर्डिंग की गई, और उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। टीम का कहना था कि जो फ़ोन है उसे भी कब्जे में ले लिया गया, और साथ ही साथ जो ऑडियो क्लिप है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग है उसे भी वॉइस सैंपलिंग के लिए आगे भेजा गया। उन्होंने कहा था कि आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है और उसे आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अब देखना होगा कि आरोप जो लगाए गए हैं और जिस प्रकार से विजिलेंस की टीम ने एक शिकायत पर कार्रवाई की है, आगे इसमें और क्या सामने निकल कर आता है। जस हत्याकांड में आज आरोपी अंजलि को फिर से कोर्ट में पेश किया है, और कोर्ट ने उसे फिर आज 2 दिन का रिमांड दे दिया है। इससे पहले उसका 3 दिन का रिमांड लिया गया था। आज रिमांड खत्म होने के बाद पहले उसका करनाल में मेडिकल कराया गया, और मेडिकल कराने के बाद उसे इंद्री कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे 2 दिन के रिमांड पे फिर से भेज दिया है। वहीं पर जो राजेश और उसका परिवार पुलिस ने हिरासत में लिया है, आज तक उसको कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है पुलिस का कहना है कि अभी हमें और भी इससे पूछताछ करनी है, इसीलिए इसका रिमांड मांगा गया था, और रिमांड में हमें 2 दिन का रिमांड मिला है, और बाकी पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। पुलिस का यह भी कहना है कि इससे जो वायर थी जिससे इसने उसकी जस की गला घोट करके हत्या की थी, वह वायर हमने बरामद कर ली है, बैग भी बरामद कर लिया है, और कई पहलों पर अभी जांच चल रही है। पुलिस का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जांच में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। जल्दी ही राजेश के परिवार को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पर परिजनों का कहना है कि यह जांच सही नहीं हो रही, और उन्होंने CBI से जांच की मांग की है। इसी मामले को लेकर के कल करनाल के अंदर एक महापंचायत भी बुलाई गई है। इस महापंचायत में क्या निर्णय होता है, प्रोटेस्ट होता है या कुछ और होता है, वह देखने वाली बात होगी। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक वानगी आज रादौर में देखने को मिली, जहां पर चोरों ने एक चलते हाईवे के बीच एक बैंक के ATM को अपना निशाना बनाया, और इस बीच बैंक के ATM से जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है नकदी बताई जा रही है कि वहां से चोर उड़ाकर ले गए। दरअसल मामला रादौर के JMIT इंजीनियरिंग कॉलेज के PNB बैंक की शाखा के बाहर का है, जहां पर PNB बैंक का जो है ATM यहां पर लगा हुआ था, जहां पर बीती रात चोरों ने इसको निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर जो है
मुख्य जो गेट है बैंक का, उसको तोड़कर जो है अंदर घुसे और उसके बाद इस एटीएम को अपना निशाना बनाया और एटीएम से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है गैस कटर से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और यहाँ से वो फिर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग द्वारा जो जारी किया गया था कि 13-14 को मौसम खराब होने की संभावना जो जताई गई थी, उसका प्रमाण यहाँ पर ऊना में तो खास तौर पर दिखाई दे रहा है। बादल जो हैं वो छाए हुए नज़र आ रहे हैं। सूर्य देवता की जो आँख मिचोली है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो पिछले दिनों 38, 39 और 40 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था और अब जाकर आज अगर मैं बात करूं तो जो टेम्परेचर है तापमान में गिरावट आई है और 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज बैसाखी का पावन त्यौहार भी है और जिस कारण लोग जो है आज के दिन से जो है कटाइयाँ जो है कनक की कटाई जो है वो शुरू करते हैं और साथ में आज अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर स्नान भी करते हैं। तो आज अगर बात की जाए तो गर्मी से काफ़ी राहत यहाँ पर महसूस की जा रही है। अगर पिछले दिनों में आपने देखा होगा किस प्रकार से गर्मी का प्रकोप लोगों ने झेला है। अभी तो ये अप्रैल का शुरुआती समय है, लेकिन अभी मई जून आना बाकी है, तब और भीषण गर्मी की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत एनसीबी हरियाणा की टीम दिन रात काम कर रही है। आज दोपहर को एनसीबी की टीम ने बिहार से लुधियाना जा रही एक प्राइवेट बस को रोका, उसकी तलाशी ली। बस के अंदर से 3 किलो 300 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है, जिसको लेकर बस चालक और बस परिचालक है, जो बस का सहायक चालक है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम है वो कार्रवाई कर रही है और कुछ बस के अंदर जितनी भी सवारियाँ थी पुलिस ने उन सवारियों को उतार कर अन्य बसों में भेजने का कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश में अब समर सीजन जो है पीक पर है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके चलते अब वहां के लोग जो है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, यानी शिमला में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं समर सीजन में बाहरी राज्यों से पर्यटक जो है ट्रेन के जरिए शिमला पहुंचते हैं। वहीं बता दें कि इसी बीच जिस तरह से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए रेलवे प्रबंधन ने यह स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो कि कल से चलेगी। कल ये ट्रेन कालका से 1:30 बजे चलेगी, जो कि शिमला 6:30 बजे पहुंचेगी। वहीं बता दें कि समर सीजन में भारी संख्या में पर्यटक शिमला टॉय ट्रेन के जरिए पहुंचते हैं। इसी बीच सुरंगें और प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए जो है पर्यटक राजधानी शिमला पहुंचते हैं।